अभी हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर के फ्लो चार्ट देखने वाले हैं कि रियल नंबर में ओवरऑल दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो हम लोग बताए थे इससे पहले कि वास्तविक संख्या के दो गुण के बारे में क्लास 10th में बताया गया है, एक यूक्लिड भाग लेमा और एक अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ये दोनों प्रमेय के बारे में बताया गया है। तो यूक्लिड भाग लेमा जो है वो HCF मॉशर निकालने की विधि को बताया गया है। ठीक है, तो ये भाग पे आधारित है। तो यहाँ पे हम लोग मॉशर A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R, R लेस देन B पे सॉल्व किए थे। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से हम लोग साबित किए थे अप्रमेय संख्या को √3, √5, √7, इस प्रमेय से हम लोग इसको साबित करेंगे। ठीक है, और क्या क्या देखेंगे, और इसमें देखेंगे प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है रियल नंबर जो क्लास 10th में। तो इस पे क्या किए थे कि इस पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है। तो पहले हम लोग HCF कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग जान चुके हैं, और इस पे जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। और इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांक को 2Q प्लस 1 के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो इसको हम लोग सीखेंगे। फिर वर्ग वाला, फिर घन वाला। ठीक है, तो इसके एक एक टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो 135 और 225 का हम लोग HCF सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड भाग लेमा से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजन गुने क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R, R लेस देन B। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं ना, इसमें जो ABQR को लिखने में क्या होगा, दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग इसको साइड में क्या करते हैं, हम लोग रफ यू में पहले ABQR निकाल लेते हैं। तो 135, 90, 135, 90, 42 जा 90। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जब हमारा A 225 है, 225 है, ठीक है, तो हमारा B हो गया 135, 135 मल्टीप्लाई 1, R हो गया 90। ठीक है, और जब हमारा A हो गया 135 तो हमारा B हो गया 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। फिर जब हमारा A हो गया 90 तो B हो गया 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ठीक है, तो हमारा यूक्लिड भाग लेवा में बताया गया है कि जब हमारा R शून्य हो जाए, A बराबर BQ प्लस R, R जब शून्य हो जाए तो जो हमारा B होगा, मतलब भाजक हमारा जो होगा वही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो जो हमारा डिवीजर भाजक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF, मतलब हमारा मॉशर। तो हमारा मॉशर कितना निकल गया, 45। हमारा मॉशर कितना निकल गया, 45। ठीक है, तो अब हमारे ये वाला जो है HCF, तो इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको हम लोग कैसे देखेंगे।
यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो मॉशो ए बी जो होगा वो किसके इक्वल टू होगा? तो हमारा जो मॉशो ए बी जो है वो मॉशो बी आर के इक्वल होगा। ठीक है, हम इसको साबित भी करेंगे कि वो कैसे इक्वल होगा। तो हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे a बराबर 125, b इक्वल टू 15 और q इक्वल टू 8 और r इक्वल टू 5 है। तो मॉशो 125 ये हमारा हो गया a b। ठीक है, हमारा जो a b है, a और b ये किसके इक्वल टू होगा? तो q और r, a बराबर बी क्यू, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हमारा बी आर के इक्वल होगा। तो हमारा बी हो गया 15 और आर हो गया 5, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि 125 ए और 15 का मॉशो सॉल्व करके इक्वल है किसके? बी और आर के। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 का HCF 15 और 125 का जब हम लोग HCF सॉल्व करते हैं तो 15 8 जा 120। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 3 जा 15। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे HCF क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसके इक्वल और 5 से हम लोग 15 को करते हैं, तो 5 3 जा 15। यहाँ पे HCF हो गया 5, तो दोनों इक्वल हो गया। तो ये हमारा जो AB है वो BR के इक्वल हो गया। तो हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसे हम लोग HCF सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें A बराबर BQ प्लस R का जो मॉशो होगा, AB का जो मॉशो होगा वो BR के इक्वल होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम लोग इसको देख लिए कि कैसे इसको हम लोग रट नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देख लिए कि कैसे इक्वल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसी के बेस पे है। तो हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि जो मॉशो गुने लॉशो होगा वो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जो हम मॉशो निकालेंगे और जो हमारा लॉशो आएगा, ठीक है, और जो हमारा संख्या होगा उसके गुणनफल के इक्वल होगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव देखने वाले, यदि मॉशो, ये जो नंबर्स है, ये जो संख्या है, इसका मॉशो हम लोग को 8 आया है, तो इसका लॉसो क्या होगा, किसके बराबर होगा? तो अभी हम लोग बताए थे कि मॉशो गुने लॉसो इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? लॉशो। तो लॉशो इक्वल टू क्या हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बट्टे मॉशो, संख्याओं का गुणनफल बट्टे मॉशो। तो संख्याओं का गुणनफल 392 मल्टीप्लाई 3216 बाई 8 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हो गया 8 4 जा 32, इधर आ गया 8 9 जा 72, 49 मल्टीप्लाई 3216। ठीक है, तो हमारा आ जाता है 157584। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो ये हमारा इस पे आधारित था। हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख, यदि दो संख्याओं का मॉशो 25 और लॉसो 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हम लोग अभी बताए थे कि मॉशो गुने लॉशो
किसके इक्वल होता है? संख्याओं के गुणनफल के, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, तो हमारा मौसो हो गया 25, 50, तो हमारा हो गया 1250। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ठीक है, हम लोग यहाँ पे सम पूर्णांक, ठीक है, तो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दिया हुआ, तो हम लोग पहले यहाँ पे जाकर है कि सम पूर्णांक किसके, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि यह 2q रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक, तो यहाँ ये जो ऑब्जेक्टिव्स है इसके अकॉर्डिंग हम लोग 2q रूप का, तो 2q रूप का जैसे मान ले कि 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हमारा क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा, तो 3q होगा नहीं। 3q क्यों नहीं होगा कि यहाँ पे 3 है, 3 को हम लोग अगर 1 रखेंगे क्यू प्लेस पे तो हमारा 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 3, जब 1 रखे तो 3 आ गया ना, तो 3 क्या है? सम में आया नहीं। अगर हम इसमें देखें तो 2 1 जा 2, 2 + 1 3 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 2q के रूप में, तो इस पे लागू हो रहा है कि समपूर्णांक के रूप में आ रहा है। तो हमारा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए यह 2q रूप का होता है। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसी के बेस पे अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि विषम, विषम, ठीक है, तब कौन सा ऑप्शन होगा? एक और ऑब्जेक्टिव, तो विषम पूर्णांक रहेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा क्या कहते हैं, इसमें एक से ज्यादा हो सकता है ऑप्शन सही। तो यहाँ पे हम लोग 4q कर देते हैं। 4q, 4q करने से क्या होता है, ये सम के प्लेस पे 4 करने से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हमारा इवन नंबर में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 2q + 1 रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक के लिए 2q + 1 और सम पूर्णांक के लिए 2q के रूप का होता है। ठीक है, तो हमारा ये इसमें 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स आप पूछ सकते हैं एग्जाम में, और इसके बाद जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख रहे हैं। 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल करके देखेंगे कि 3 का अधिकतम घात कितना आता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7, 3 5 जा 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा 3 1 जा, यहाँ पे 5 से 5 8 जा 2 5 5 जा 5 17 जा, तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, तो 3 का अधिकतम घात कितना हो गया, इसे क्लियर हो रहा है कि 3 का अधिकतम घात कितना हो गया, 2। तो हमारा अधिकतम घातांक हो गया 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 एक करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो गया। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 625 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5, तो इसका अधिकतम घात कितना हो गया, 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा।
9 का डी। तो ये हो गया हमारा एक इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, वो हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है, तो अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर जो एक से और अपने से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा इसमें 15 नहीं फॉलो कर रहा है, 12 भी नहीं, 75 में नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 23 होगा। तो ये ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव्स जो था वो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो बताया गया था कि एचसीएफ कैसे सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड, और वो अभाज्य संख्या से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव था। धनात्मक संपूर्णांक घातांक क्या होगा, इससे रिलेटेड। अब हम लोग एक टर्म है सह अभाज्य, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम्स, ये एक टर्म है जिसे जानना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में आते हैं। दो पूर्णांक ए और बी को एक दूसरे के लिए अभाज्य या सह-अभाज्य कहते हैं यदि उसका मौसो जो है वो 1 हो। ठीक है, अगर मौसो 1 आ जाता है तो वो एक दूसरे का सह-अभाज्य कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग 9 और 16 लेते हैं, अगर हम लोग इसका मौशो निकाल रहे हैं तो 9 1 जा 9, 7, ठीक है, 7 2 7 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, तो हमारा कितना आ गया मौशो, 1 आ गया। ए और बी का मौशो क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम लोग ये देख लिए कि सहअभाज्य क्या होता है। तो पूर्णांक ए और बी को एक दूसरे के लिए अभाज्य या सहअभाज्य कहते हैं। कब कहेंगे, जब उसका मौशो जो है वो 1 होगा। ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि मौशो ए बी बराबर है, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तभी वह एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो जाएगा। सहअभाज्य से रिलेटेड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग अभी बताएं कि सहअभाज्य तभी होगा जब उस दोनों जो ए बी है, जो भी नंबर्स हैं, उसके मौसो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि किसका मौसो क्या है, 1 आ जाता है। 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 5 5 3 जा 15, ये मौशो भाग विधि से निकला हुआ, तो हमारा 5 आ गया। ये क्या हो गया, नहीं होगा। 9 से 16 को करके देख रहे हैं, 9 1 जा 9, 7 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया। यही तो हम लोग को निकालना था कि कौन सा युग्म सहअभाज्य, दोनों का क्या होना चाहिए, मौशो 1 होना चाहिए। मीन्स कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हम लोग इस पे जाएंगे ही नहीं कि हम लोग लिखा रहता है कि 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, मोर देन 1 रहेगा तब हम जा करके नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव सहअभाज्य से रिलेटेड खत्म हो गया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अब अंक गणित से आधारभूत प्रमेय। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इससे जो सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अंक गणित से आधारभूत प्रमेय के बारे में कि अपरिमेय संख्या को कैसे साबित किया जाएगा और उसके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।